हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI पर। देखिए आज बच्चों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन। इस सेशन में हम आपके जो क्लास 10th है यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है 21 मार्च में जो आपका पेपर होगा उसके लिए जो केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के आपके जो केमिस्ट्री के कितने 4 चैप्टर है ना, कितने चैप्टर हैं 4 चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री के। उन उन 4 चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं, है ना, जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं इन 4 चैप्टर से रिलेटेड वो मैं टोटल जो आपके लास्ट आपके 2022, 2023, 2024 और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। इस वीडियो में देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम आपके साथ देखिए कितने क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ बच्चों टोटल 51 क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। कितने, यानी कि 51 क्वेश्चंस हम ओनली आपके 4 चैप्टर के यानी केमिस्ट्री के क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और सारे के सारे कैसे रहेंगे, MCQ रहने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, सिर्फ MCQ रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके MCQ की तैयारी होगी। इन क्वेश्चनों से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उनकी भी तैयारी होगी और आपके जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उनकी भी तैयारी होगी। तो पूरा तैयार रहिएगा क्योंकि देखिए आपका जो पेपर आने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो गलत होने के चांस होते हैं या फिर बच्चों से नहीं हो पाते हैं उनमें MCQ ही होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट। बाकी जितने भी हैं शॉर्ट हो या फिर बात करें लॉन्ग टाइप के हो या ऐसे टाइप के हो, उनमें कोई चेंज नहीं आता और वो इजी ही होते हैं, वो जनरली हो जाते हैं। बच्चे अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो वो हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके नहीं होंगे। तो इनकी तैयारी अच्छे से करनी है ना। तो यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई बच्चा पास होने के लिए देख रहा है, मात्र किसके लिए, सिर्फ पास होने के लिए देख रहा है ये वीडियो, तो वो बहुत जगह बढ़िया जगह है और बहुत बढ़िया वीडियो देखने वाला है, ठीक है। उसे पास होने से कोई नहीं रोक देगा। और एक बात ध्यान रखिएगा फिलहाल हम केमिस्ट्री की ये वीडियो है, उसके बाद मैं फिजिक्स और बायोलॉजी की भी ऐसी ही वीडियो लेके आऊँगा जिसमें लगभग 51 या उससे ज़्यादा व या फिर एक तो क्वेश्चन उनसे कम होंगे जो बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों के सेपरेट होंगे। तो 3 वीडियो रहेंगी जिसमें पहले मैं केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर बायोलॉजी, इस तरह से तीनों के मैं क्या कराने वाला हूँ, सारे MCQ कराने वाला हूँ। तो जिससे आपके MCQ का जो प्रॉब्लम है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे की जो वीडियो है वो और भी शानदार होने वाली है और पूरा पेपर हम सॉल्व कराएंगे। साथ ही मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वीडियो भी लेके आऊँगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे और कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पूरे बने रहेगा हमारे साथ ताकि आप पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ला सको। तो बिना देरी किए हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि आयरन की जो वाटर से रिएक्शन हुई है और आयरन ऑक्साइड बना है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में आयरन का गुणांक पूछा गया है, ठीक है। किसका गुणांक पूछा गया है, आयरन का, ठीक है। तो देखिए ये आपके 24 जो एग्ज़ाम था उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आयरन यहाँ पर 3 है प्रोडक्ट में और यहाँ आयरन 1 है रिएक्टेंट में। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को उठाकर अगर यहाँ लगा देंगे तो क्या है, समीकरण संतुलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समीकरण संतुलित हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर से हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी आप समीकरण संतुलित करने जाओ तो जो ये है अभिकारक जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक में जो परमाणु है यानी एटम है उनके नंबर्स गिन लीजिएगा और वहाँ पर प्रोडक्ट में गिन लीजिएगा। अगर दोनों सेम आते हैं तो क्या है, समीकरण संतुलित है। अगर दोनों में अंतर आता है तो समीकरण संतुलित नहीं है। और उसे संतुलित करने के लिए जिस और परमाणु की संख्या कम होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर गुणांक लगाते हैं या फिर कोई नंबर लगाते हैं ताकि क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए, ठीक है। इस तरह से संतुलित कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है
दही में उपस्थित अम्ल है, तो दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में होता है यहाँ पर लैक्टिक अम्ल। याद रखना, दूध में होता है लैक्टोज शर्करा और दही में होती है लैक्टिक अम्ल होता है। आपको सबको याद होना चाहिए। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। मैथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है ना। और किस में पाया जाता है? मैथेनोइक अम्ल और पाया जाता है नेटल जो प्लांट है उसमें पाया जाता है, ठीक है, याद रखेगा। और मैथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कॉपर हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉपर, ठीक है। फिर देखिए कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये कौन किसका है? कीटोन का। ये वाला जो है ये यहाँ पर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा। ये वाला जो समूह है ये एल्डिहाइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई? एल्डिहाइड का हो जाएगा। और ये वाला जो है ये एल्कोहल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एल्कोहल का हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। फिर देखिए ये आ गया क्वेश्चन। जब आपका यहाँ से जो 5th क्वेश्चन है ये आपका 23 का जो बोर्ड एग्जाम था उससे लिया गया है, ठीक है। इमली में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो इमली में बताया था आपको टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। एन एसिड प्रेजेंट इन टर्मरिन, तो ये टार्ट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। सबसे अधिक तन्य जो धातु है कौन सी है? तो वो सोना हो जाएगी। क्या है? बेस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। क्या है? गोल्ड। याद रखेगा 1 ग्राम जो गोल्ड है अगर उसको यहाँ पर खींचा जाए तो यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर जितना क्या किया जा सकता है? यहाँ पर सोना खींचा हो, जो सोने को खींचा जा सकता है और उसको फैलाया जा सकता है। फिर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक या फंक्शनल ग्रुप देखिए, है ना। तो अभी बताया था ये किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, है ना। ये राइट आंसर दे हो जाएगा। ये कीटोन का है, पिछला ही क्वेश्चन था, है ना। ये एल्डिहाइड का है है ना। और ये अल्कोहल का है। तो देख लीजिए आप, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक चीज़ बदली है कि वहाँ कीटोन पूछा गया था, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछा है। हो सकता है इस बार एल्डिहाइड या फिर क्या पूछ लिया जाए? अल्कोहल पूछ लिया जाए। फिर देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन है, सॉरी उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, ऊष्माक्षेपी है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? ऑक्सीडेशन है, कॉम्बिनेशन रिडक्शन है या एक्जोथर्मिक है? तो याद रखिएगा ये जो रिएक्शन है ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, जिसमें क्या होता है यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 इस ये टूटता है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसमें? CO2 प्लस H2O और साथ में निकलती है यहाँ पर एनर्जी। क्या निकलती है? एनर्जी, जिसको ATP के रूप में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी निकलने के कारण एक ऐसी रिएक्शन हो जाएगी ऊष्माक्षेपी या फिर हम कहें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड हाइड्रोकार्बन। फिर देखिए उदासीन अम्ल का पीएच मान कितना होता है? द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। कितना है? 7। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत बन जाती है ना। काली परत जो है चढ़ने की जो प्रक्रिया है ये क्या है? अपचयन है, संचारण है, विकृतगंधिता है या द्विविस्थापन है। द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एनवायरनमेंट इज रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोरोजन। क्या हो जाएगा भाई? कोरोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोजन, यानी कि संचारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसी पर देखिए याद रखिएगा 3 चीज़ें आपके हैं यहाँ पर। जो लोहा होता है उस पर कैसी परत बन जाती है? भूरी परत बन जाती है। कैसी? भूरी या ब्राउन कलर की। कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं। जैसे आयरन है, आयरन किस में बदलता है? आयरन ऑक्साइड में, Fe2O3 में बदल जाता है भूरी परत में, फेरिक ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही सिल्वर जो होता है ये सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Ag2O बनाता है। ये सिल्वर ऑक्साइड है, जैसे काली परत बन जाती है। और यहाँ पर देखिए कॉपर जो होता है ना, कॉपर पर काली परत की जगह ग्रीन कलर परत चढ़ जाती है, जो याद रखना यहाँ पर ये रिएक्शन करता है CO2 से, ठीक है। किससे रिएक्शन करता है? CO2 से, और ये बनता है कॉपर कार्बोनेट बनता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉपर कार्बोनेट के कारण कैसी परत होती है? ग्रीन परत होती है, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सामने है एल्यूमिनियम, आयरन तथा
जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम आपको बताना है। क्या बताना है? सही बढ़ता क्रम आपको बताना है। किसका? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है वो एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम है। उसके बाद यहाँ पर जिंक है। उसके बाद कौन है? जिंक है। और उसके बाद सबसे कम जो है वो कौन होती है? यहाँ पर आयरन होती है। याद रखिएगा, ठीक है। इनका एक क्रम आपको ध्यान रखना है। तो ये जो क्रियाशीलता का क्रम है ये आपको बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं उनमें हेल्प करने वाला है ना। तो ये क्रियाशीलता का क्रम आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें राइट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा आंसर है? ए है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखिए तो बस उल्टा लिखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आंसर क्या है यहाँ पर? ए है। देखिए एक बार देखिएगा जो क्रियाशीलता का क्रम है वो आपको याद होना चाहिए। टोटल जो श्रेणी है वो आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो एक बार ये श्रेणी आपको बता देता हूँ। सबसे टॉप पर होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर क्या होता है? कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पर? फिर है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर है आयरन, है ना। अब इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। आयरन के बाद देखिए कौन होता है? आयरन के बाद आता है यहाँ पर लेड। चलो नीचे ही ले जाते हैं इसको, है ना। इसको यहाँ पर लीजिए, छोटा कर देते हैं थोड़ा। तो आयरन हो गया, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद हो जाएगा लेड, ये हो जाएगा लेड। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लेड के बाद कौन आता है यहाँ पर? फिर आता है हाइड्रोजन, और उसके बाद आ जाता है कॉपर। कॉपर के बाद आ जाता है Hg यानी जिसको हम पारा कहते हैं। और उसके बाद Hg के बाद कौन आता है? Ag जिसको हम सिल्वर कहते हैं। और सिल्वर के बाद आता है गोल्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरी श्रेणी है जो मैंने आपको दिखा दी है। एक बार देख लीजिएगा, ये पूरी कंप्लीट श्रेणी है जो आपको मदद करने वाली है एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर ये एथेनोइक एसिड है और ये एथेनॉल है, इसकी रिएक्शन हुई है ना। यहाँ पर कोई अम्ल लिया गया है, कोई भी अम्ल हो सकता है, और ए प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है कि ए प्रोडक्ट बताइए यहाँ पर क्या बना है। देखिए यहाँ पर ये अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का नाम है एस्टरीकरण। क्या है? एस्टरीकरण इस अभिक्रिया का नाम है। इंग्लिश में कहे तो एस्टरीफिकेशन। और यहाँ पर एक एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और वो रहा ये, इसका राइट ऑप्शन जो है वो द हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? द इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एक एस्टर है। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है ना। इसका उपयोग होता है यहाँ पर एंटासिड का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? एंटासिड का उपयोग होता है। फिर देखिए सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व यहाँ पर कौन सा होता है? हीरा यहाँ पर सबसे कठोर तत्व हो जाएगा, है ना। हीरा याद रखना कार्बन का बना होता है, सॉरी हाँ कार्बन का ही अपर रूप है। ठीक है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया संक्षारण है, मैं अभी बता चुका हूँ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर ऑन आयरन एटमॉस्फेयर इज कोरिजन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर CH3COH एथेनोइक एसिड है और ये सोडियम कार्बोनेट है। याद रखना सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा, क्या वॉशिंग सोडा, या इसको हम धावन सोडा, हिंदी में कहें तो धावन सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा ना। तो इनकी रिएक्शन हुई है और एक कोई प्रोडक्ट बना है H2 और CO2 उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक ए आपको पहचानना है। देखिए ये जो रिएक्शन है अम्ल क्षार चैप्टर से ली गई है। ये है मेटल कार्बोनेट। ये क्या है? मेटल कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट। इंग्लिश में मेटल कार्बोनेट, हिंदी में धातु कार्बोनेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने अम्ल से कराई है। किससे कराई है? अम्ल से। तो जब भी इसकी रिएक्शन अम्ल से कराते हैं देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या बनता है? सॉल्ट यानी कि लवण बनता है, अम्ल बनता है और CO2 गैस। अब देखिए यहाँ पर जो सॉल्ट बना है वो क्या है? वो है यहाँ पर CH3COON है। इसको बोलते हैं सोडियम एथेनोएट। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं सोडियम एथेनोएट। क्या कहते हैं? एथेनोएट इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर इसका। फिर बात करते हैं यहाँ पर 18 क्वेश्चन। देखिए क्या है?
धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? धन। जैसे हम बात करें आयरन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और यहाँ पर उस पर 2+ का चार्ज रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल जाते हैं, इससे क्या कहते हैं? धनायन बन गया। ठीक है, तो what do metal by from giving up electrons from the valence shell, तो क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? तो O3 किसका है यहाँ पर? ओजोन का। ओजोन का क्या है? O3 प्रतीक हो जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन का O2 होता है, आर्गन का Ar होता है, याद रखिएगा। ऑक्साइड किसी का भी हो सकता है। दांतों का दंतक्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है? तो हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम होने पर हमारा दंतक्षय स्टार्ट हो जाता है। द टीथ डिके स्टार्ट एट व्हाट पीएच? लेस देन 5.5। ठीक है, फिर देखिए जब ऑक्सीजन यानी O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो MgO में होने वाला परिवर्तन है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई है और क्या बना है? MgO बना है। ठीक है, अभी पूछा गया रिएक्शन है, अब चेन है, ऑक्सीकरण है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब भी किसी से ऑक्सीजन ऐड होती है किसी भी रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। फिर देखिए यहाँ पर लेड सल्फर ऑक्साइड है, इसका परिवर्तन हो रहा है लेड सल्फर में। तो बताइए अब इसमें क्या हुआ है? हुआ क्या है आखिर, है ना, कि यहाँ पर ये PbSO है और ये बदला है PbS में। ठीक है, यहाँ पर मान लो O2 और सेपरेट हो गया, है ना। क्या सेपरेट हो गया? यहाँ पर O2 सेपरेट हो गया। अब इसमें से यहाँ पर क्या हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ है? ऑक्सीजन निकली है। क्या निकली है? और जब भी ऑक्सीजन निकलती है तो कौन सी रिएक्शन होती है? अपचयन, है ना। अपचयन हुआ किसका है? तो यहाँ पर PbS का अपचयन हुआ है या PbSO का अपचयन हुआ है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। देखिए यहाँ पर अपचयन किसका हुआ है? PbSO का हुआ है। किसका हुआ है? PbS का। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ये लेड ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हुई है यहाँ पर कार्बन से। अब कार्बन से रिएक्शन होने के बाद लेड और CO2 बना है ना। इस अभिक्रिया के संबंध में असत्य कथन बताना है। यहाँ पर कौन अपचयित हुआ है और कौन ऑक्सीकृत हुआ है? अपचयित यानी ऑक्सीडाइज हुआ है, अपचयित का मतलब हाँ रिड्यूस, हाँ अपचयित के लिए हम रिड्यूस वर्ड करते हैं, रिड्यूस्ड। और ऑक्सीकृत का मतलब होता है ऑक्सीडाइज। ठीक है ना, ऑक्सीडाइज। अब पूछा गया है कि अब आपको असत्य कथन यहाँ पर बताना है। क्या यहाँ पर सीसा अपचयित हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अगर किसी से भी क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए सीसा का मतलब लेड है, क्या लेड से ऑक्सीजन निकली है? नहीं निकली है ना, लेड से तो नहीं निकली है ना। तो लेड का क्या अपचयन हुआ है क्या यहाँ पर? बताइए भाई। ठीक है, CO2 अपचयित हो रहा है ना। क्या यहाँ पर CO2 उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ पर कि CO2 ग्रहण करना। अब CO2 क्या CO2 ने ऑक्सीजन ग्रहण किए? नहीं। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बात तो सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन ने क्या किया यहाँ पर? CO2 ग्रहण किया, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण। उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकृत होना या ऑक्सीडाइज होना। कार्बन से लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड से क्या निकला है? ऑक्सीजन निकला है। तो यहाँ पर ये भी बात सही है, लेड ऑक्साइड। अब बात यह है कि इस अभिक्रम में संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। देखिए सीसा अपचित हो रहा है, तो ये तो गलत ही है ना। CO2 उपचयित हो रहा है, ये दोनों ही गलत हैं इसमें, है ना। ऑप्शन दोनों ही गलत है, दो सही हैं इसके, दो सही हैं और दो गलत है। और ये अगर देखिए यहाँ पर कौन कौन से गलत कहा है, तो ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर देखते हैं श्वसन एक अभिक्रिया, अभी बात की थी कैसी है, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये फेरस सल्फेट होता है इस तरह से, ये फेरस सल्फेट है ना। इसकी रिएक्शन यानी कि इसको हमने हीट किया है, ये हीट के लिए, तो क्या बनता है यहाँ पर? फेरस ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 बन जाता है ना। और यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये कैसे अभिक्रिया है? तो यहाँ पर वियोजन हुआ है। क्या हुआ है? वियोजन। तो इसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। फिर देखिए अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण में जल बनता है, ऊष्मा मुक्त होती है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, यह अभिक्रिया है उदासीनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, नाम उदासीकरण अभिक्रिया।
फिर देखिए सोडियम की यहाँ पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई है और यहाँ पर बना है सोडियम ऑक्साइड। अब इसमें क्या हुआ है, उपरोक्त अभिक्रिया में यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब हमको आपको जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है ना। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है भाई, कैल्शियम सल्फेट होता है और यहाँ पर 2H2O होता है। क्या होता है, 2H2O इससे जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो ये कैल्शियम सल्फेट है इसको अगर 373 केल्विन पर हम करें, कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर अगर हम इसको क्या करें, गर्म करें। अगर इसको 373 केल्विन पर अगर हम गर्म करते हैं इसको, तो क्या होता है, ये बदल जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O में। किस में बदल जाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O है, ये फॉर्मूला है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये फॉर्मूला है यहाँ पर जिप्सम का। तो जिप्सम में 2H2O होते हैं जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2O होते हैं। तो ये ध्यान रखें और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। अगर 373 नहीं तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया है आशुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो ये 7 होता है। कितना होता है, देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7 होता है। कितना होता है, 7। फिर देखिए उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। विरंजक चूर्ण का आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है। क्या होता है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CaOCl2 होता है। अब यहाँ पर किसकी रिएक्शन से होता है, देखिए यहाँ पर, और किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, Cl2, तो Cl2 मिल गया। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड मिसिंग है ना। यहाँ पर देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है। किससे करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पर रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन होने पर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड साथ में H2 यानी कि विरंजक चूर्ण बनता है। ये विरंजक चूर्ण है, ठीक है भाई। ये किसका फॉर्मूला है, विरंजक चूर्ण का है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए धावन सोडा मतलब सोडियम कार्बन यानी कि Na2CO3 में क्रिस्टलन जल कितने होते हैं। क्रिस्टल जल मतलब इसमें जो H2O जुड़े होते हैं वो होते हैं 10H2O। कितने होते हैं, 10H2O। तो ये फॉर्मूला होता है धावन सोडे का, याद रखिएगा, है ना। तो कितने हैं, 10, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एंटासिड का, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें अपच में क्या होता है, हमारे एमएससी में HCl की वैल्यू बढ़ जाती है। किसकी वैल्यू बढ़ जाती है, HCl की वैल्यू बढ़ जाती है। और HCl एक अम्ल है, अम्ल को उदासीन करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड, या फिर हम क्या करते हैं, क्षार लेते हैं, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, दांतों के इनेमल का क्षय प्रारंभ होता है मुंह के कितने पीएच से, 5.5 से कम पीएच पर। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो जो यहाँ पर जिंक होता है वो टिन से ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा, और टिन कम क्रियाशील होता है। फिर देखिए विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है ना, वेल्डिंग के लिए सोल्डर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सोल्डर का। यहाँ पर देखिए पीतल जो है, आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका मिश्रण है ना। देखिए जो पीतल होता है ये कॉपर और जिंक का मिश्रण है। किसका है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। और कांसा जो होता है कॉपर और टिन का मिश्रण है। क्या है, कॉपर और टिन का है। और सोल्डर किसका होता है, लेड और टिन का मिश्रण है। याद रखिएगा, आपको ये मिश्र धातु पता होनी चाहिए, ये ज़रूर आपको पता होनी चाहिए कौन सी धातु किसका मिश्रण है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। कोई ना कोई आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिल ही जाएगी। सोल्डर, देखिए एक क्वेश्चन, सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक कम होता है, इसमें कौन कौन शामिल हैं, तो यहाँ पर लेड और टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई।
फिर देखिए यहाँ पर कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन, सभी क्या है क्रिस्टलीय अपरूप है। फिर आ जाता है एक और मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील में, आयरन को किन के साथ मिश्र किया जाता है, तो यहाँ पर निकल व क्रोम के साथ, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ये क्या है स्टेनलेस स्टील, ये क्या है स्टेनलेस स्टील, ठीक है, क्या है ये स्टेनलेस स्टील है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम आयरन में क्या मिला दें, थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं तो इसकी कठोरता बढ़ जाती है, और वो थोड़ा सा कार्बन देखिए कितना होता है 0.05% कार्बन अगर भी इसमें इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी कठोरता बढ़ जाती है, याद रखिएगा, क्योंकि शुद्ध जो लोहा होता है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पहले बता चुके हैं, राइट आंसर ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये एक अधातु है। जो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो कौन सी धातु है, यहाँ पर पारा, जिसको हम Hg से लिखते हैं, ठीक है, किससे लिखते हैं Hg से लिखते हैं, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा जो अधातुएं होती हैं, कौन सी अधातुएं क्या करती हैं, यहाँ पर नॉन मेटल जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाती हैं, वो ऑक्साइड कैसे होते हैं अम्लीय होते हैं, कैसे होते हैं, और यहाँ पर कार्बन क्या है अधातु है, याद रखिएगा। वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, ये किसके बनने से होता है, बता चुका हूँ पहले ही, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के बनने से, ये संक्षारण है, ठीक है। एक्वा रेजिया में सांद्र HCl व सांद्र HNO2 किस अनुपात में मिलते हैं, तो एक्वा रेजिया क्या है, ये कठोर से कठोर वस्तु को क्या कर देता है नष्ट कर देता है, तो इसका जो अनुपात होता है देखिए HCl प्लस HNO3 ये दोनों सांद्र अवस्था में लिए जाते हैं तो इसका अनुपात होता है 3, इसका अनुपात होता है 1, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सांद्र देखिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है सांद्र HCl, सांद्र HCl का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पानी कम है, क्या है पानी कम है और HCl ज़्यादा मात्रा में है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर कहते हैं कि तनु HCl है ना, अगर कहा जाता है कि तनु HCl, इसका मतलब यहाँ पर पानी ज़्यादा होता है ना, पानी क्या होता ज़्यादा होता और HCl कम होता, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। फिर देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धातु O2 के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाती है, यौगिक जल में विलय है, ये तत्व क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो सकता है, ये जल में विलय भी है, याद रखिएगा, है ना, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है और ये जल में कैसा है विलय है ना। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है या आयरन। अब ये किसके साथ बनाती है, तो गलनांक कैसा होता है उच्च होता है और ये जल में विलय है ना। तो कैल्शियम के साथ बात करें तो कैल्शियम जो ऑक्साइड है ना, ये क्या है, ये जल में विलय है H2O है ना, जल में विलय है, और जैसे ही जल में विलय करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जल में विलय है। और हम जानते हैं जैसे ही जल में मिलाते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बहुत ज़्यादा रिएक्शन मतलब एनर्जी यहाँ पर निकलती है ना, तो ये तो खुद ही भी सारा ऊष्माक्षेपी है, तो ये तो फटाफट से एनर्जी दे देता है। अगर इसका गलनांक की बात करें है ना, गलनांक कैसा है इसका उच्च गलनांक, उच्च गलनांक मतलब इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए गलने के लिए, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि आयरन का जो ऑक्साइड है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक नहीं है ना। अब देखिए जो यहाँ पर धातु और नॉन धातु यानी अधातु है, इन दोनों का मिश्रण क्या होता है आयनिक यौगिक के रूप में होता है ना। तो AgCl भी एक धातु है, KCl में भी धातु है, सोडियम क्लोराइड में धातु है, CCl4 में दोनों ही क्या हैं अधातु हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा CCl4। अब देखिए CCl4 में जो 4 Cl इसके साथ जुड़े हुए हैं ये कौन से बंध से जुड़े हुए हैं, ये सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, कौन से बंध से, सहसंयोजक बंध से, याद रखिएगा। यहाँ पर आयनिक जो बंध होते हैं वो सहसंयोजक बंध से कठोर होते हैं और जो सहसंयोजक बंध होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, क्या होती है सहसंयोजक बंध, कौन से बंध सहसंयोजक बंध, इनमें क्या होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, किसकी साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है दो परमाणुओं के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर बात करें आयनिक बंध जो है ना, कौन से
आयनिक बंध जो होते हैं, आयनिक बंध में आयन बनते हैं और आयन बनते हैं। तो कैसे बनता है, जैसे कि यहाँ पर जो सोडियम है ये करता है इलेक्ट्रॉन दान करता है और कैटायन बनाता है इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो Cl होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बनाता है, ऋणायन। अब ये जो ऋणायन और धनायन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनके मध्य क्या होता है, विद्युत आकर्षक बंध बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। तो ये एक आकर्षण बंध है, जबकि हाँ ये पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। याद रखना आयनिक बंध जो होते हैं सहसंयोजक बंध से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया एथोन में सहसंयोजक बंधों की यहाँ पर क्या पूछिए, संख्या पूछिए। तो यहाँ पर देखिए एथेन की अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह की होती है CH3। अगर इसमें हम सहसंयोजक बंधों की संख्या देखें तो ये देखिए ये 3 यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ हम ऐड कर देते हैं, इसी तरह से 3 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड कर देते हैं, है ना। और अब गिन लेते हैं इन बंधों को, कितने बंध हो गए टोटल। देखिए यहाँ पर कितने बंध हो जाते हैं, 1 2 सॉरी सिग्मा लिख दिया यहाँ पर, सिग्मा नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने 7 बंध। तो राइट आंसर आएगा 7। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, तो बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6। क्या होता है C6, याद रखना बेंजीन की स्ट्रक्चर पूछी जा चुकी है तो वापस से पूछ जा सकती है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है ना, ये वाली स्ट्रक्चर भी बेंजीन की है, और आप इस तरह से भी बेंजीन की स्ट्रक्चर बना सकते हो, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी किसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये भी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी बेंजीन की, दोनों ही बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए ग्लेशियर एसिटिक अम्ल का जो गलनांक है वो कितना होता है, वो 290 केल्विन होता है। कितना होता है, 290 केल्विन होता है, जो कि बहुत कम है। अगर 290 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए बहुत कम है, इसीलिए जो एसिटिक अम्ल है यानी कि ये क्या है, ये ग्लेशियल वर्ड क्योंकि ये जम जाता है, क्या हो जाता है, जम जाता है, क्योंकि इसका जो गलनांक है वो बहुत ही कम है। फिर देखिए कार्बन परमाणु में पाए जाने वाली मुख्य विशेषताएं जो उसे पृथ्वी पर सर्वोत्तमुखी तत्व बनाती है। एक तो कार्बन की 4 संयोजकताएं, कितनी संयोजकताएं 4, 1 2 3 4, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरा इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्रृंखलन का, दूसरे कार्बन के साथ या और किसी कार्बन के साथ इस तरह से क्या है, ये श्रृंखलन का गुण रखता है ना। तो इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता और 4 संयोजकताएं सबसे बड़ा कारण है। फिर देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप कौन से यौगिक हैं। हीरा भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी इसका अपरूप है, फ्लोरीन भी इसका अपरूप है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये थे 51 क्वेश्चन, और इन 51 क्वेश्चनों में याद रखिएगा आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। मतलब अगर आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो यही MCQ में से होने वाला है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको हेल्प करेंगे, MCQ में तो है ही। और याद रखना वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरार्थ में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ना। ये 2 काम आपको करने हैं। और अगर आपने वीडियो देखी है और आपको हेल्प मिली है और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। याद रखिएगा ये काम आपको करना है, बेल आइकन को दबाइएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो आपको फिजिक्स की मिलेगी। याद रखिए किसकी मिलने वाली है, फिजिक्स की मिलेगी। फिर बायोलॉजी की तीनों वीडियो को हम अपलोड करेंगे, साथ में कुछ न्यूमेरिकल वीडियो भी होने वाली है। तो बने रहिएगा फटाफट से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।